चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग कोशिका से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, एसएसजीडी के लिए, चाहे बिहार पुलिस के लिए, चाहे एसएससी की किसी भी अदर एग्जाम के लिए। तो आप लोग कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज कोशिका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को एंजॉय कीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग, और कॉपी पेन लेकर जुड़िएगा, क्योंकि कॉपी पेन से नोट करते जाइएगा आप लोग। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कुछ सपोर्ट कीजिए, ताकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका जितना नोटिफिकेशन रहेगा मेरा वीडियो का वो आपके पास जाते रहेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको सेशन लगा अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका से शुरू करने वाले हैं। तो मैं तो कोशिका का पूरा डाटा लिख दिया हूँ, और कुछ कोशिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल दे रहा हूँ, इधर साइड में लिख भी दे रहा हूँ कि सबसे पहले कोशिका है क्या। तो कोशिका किसी भी जीव का सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो सबसे छोटा से छोटा इकाई हो सकता है वो कोशिका ही है। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो चलिए मैं इधर थोड़ा सा जगह बच रहा है, मैं इसके पास ले देता हूँ। कोशिका की खोज किसने की थी? खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो मृत कोशिका था। तो 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका का। और ये जो कि मृत कोशिका था, मृत कोशिका थी किसी पेड़ का, वो किसी पेड़ का वो छाल या क्या था, पूरा डिटेल में हमें वो उतना नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इनके कुछ साल बाद 1674 में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर मृत कोशिका की पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा रॉबर्ट हुक, और अगर जीवित कोशिका पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, अब मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बचा तो लिखने में दिक्कत हो रही है। आप लोग 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और 1674 में उनके 9 साल बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और भी कोशिका के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट कोशिका तो माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पर लिख में दे रहा हूँ, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे टॉलेस्ट जो लंबा, सबसे लंबी कोशिका, टॉलेस्ट हम लिख देते हैं TOLEST। सबसे लंबी टॉलेस्ट जो है सिर्फ तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे माइंड में रहती है ना, तंत्रिका तंत्र। तो सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र है। और सबसे बड़ी कोशिका, किसकी है? तो आप लोग को पता होगा सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। आप लोग शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ी पक्षी है, तो उसका अंडा जो होता है एक ही सेल का रहता है, तो कोशिका की रहती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट शुतुरमुर्ग के अंडे, यहाँ जगह नहीं बच रहा है तो मैं इसको मिटा कर लिख दे रहा हूँ। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। तो चलिए आप लोग, बोर्ड छोटा है ना तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। बोर्ड बड़ी रहती तो दिक्कत नहीं होता, चाहे डिजिटल बोर्ड रहता तो दिक्कत नहीं होता। तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिएगा। चलिए हो गया। चलिए मैं अब तक क्या बता चुका हूँ कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत 1838 में दिया था। कोशिका सिद्धांत
कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं। स्लाइडेन अलग है, स्वान अलग है। स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में दिया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होगी। चलिए तो अब इसमें कोशिका के अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सबसे पहले बता देता हूँ कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कहाँ होती है? प्रोकैरियोटिक होती है जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में, और यूकैरियोटिक कहाँ होते हैं? जंतु में और पौधों में। जैसे हमारे में कौन सा है वो कोशिका? तो हमारे में यूकैरियोटिक है, और पौधे में भी यूकैरियोटिक है। और जितने भी जीवाणु हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो हम लोग यहाँ पर 2 कोशिका लिए हैं, 2 कोशिका की संरचना है। एक जंतु कोशिका है, एक पादप कोशिका है। ये जंतु कोशिका है, जंतु सेल है, और यहाँ प्लांट है, पादप सेल है। ठीक, बताएं क्या कोशिका कितने होते हैं? कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ नोट कीजिएगा 2 ही चीज में होता है, मैं लास्ट में लिख दूंगा। प्रोकैरियोटिक होता है जीवाणु में और नीलहरित शैवाल में, और एक और होता है टीपीएल होता है। तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल में होता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक होता है किसमें? हमारे में, मतलब जंतु में और प्लांट में। तो यहाँ पर 2 है जो यूकैरियोटिक का है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोशिका 2 है, कोशिका 2 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैं लास्ट में अच्छा से लिख दूंगा बड़े करके। तो चलिए हम लोग इनके अंग के बारे में चलते हैं कोशिका के। ये जो ये बीच वाला है वो केंद्रक है, केंद्र है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी होते हैं और पादप में भी होते हैं। केंद्रक यहाँ भी होते हैं और केंद्रक यहाँ भी होते हैं। जीव द्रव्य यहाँ भी होता है, जीव द्रव्य यहाँ भी होता है। सिर्फ एक चीज दोनों में अथी जो है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है और इसमें कोशिका भित्ति होती है, ये अंतर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, मैं यहाँ पर डाटा लिखा हूँ लेकिन मैं इधर भी बता दे रहा हूँ कोशिका में कहाँ पर होती है। आप लोग लोकेशन भी देख लीजिएगा तो माइंड में आ जाता है। तो कोशिका झिल्ली होती है यहाँ पर सबसे बाहर में। कोशिका झिल्ली का क्या काम है? कोशिका झिल्ली का काम है कि एक तो कोशिका का आकार देना, और कोशिका में जो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली होती है, मैं लिखा भी हूँ। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर कोशिका से जाने देती है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं उसको अंदर भी आने देती है कोशिका झिल्ली, जो अर्धपारगम के काम करती है। तो यहाँ पर एक कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। सेल वॉल लिख देते हैं, सेल वॉल नहीं, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिखते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ होता है सेल वॉल मतलब भित्ति। तो चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट आ जाते हैं, वहाँ पर जगह नहीं बचा है मेरे पास। तो ये देखिए, ये क्या है? ये सब है कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में 2 चीज मिलकर बना होते हैं, केंद्रक द्रव और जीव द्रव मिलकर कोशिका द्रव बनते हैं। यहाँ इस जो केंद्रक और ये कोशिका भित्ति के बीच वाले जो द्रव होते हैं वो होते हैं कोशिका द्रव। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव कहाँ गया? जीव द्रव होते हैं। जीव द्रव में होते हैं कोशिका द्रव, यहाँ जीव द्रव लिख सकते हैं। जीव द्रव में होता है कोशिका द्रव और ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव होता है, जो इसमें केंद्रक में द्रव रहते हैं और इसमें भी द्रव रहते हैं, दोनों मिलाकर जीव द्रव कहलाता है। तो चलिए हम लोग डाटा कहते हैं, तो हम डाटा इसे पढ़ते हैं। सबसे पहला है कोशिका का अंग, और फिर कोशिका खोजकर्ता और कोशिका की विशेषता, क्या क्या विशेषता है। तो चलिए सबसे पहला में कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की खोजकर्ता अभी नहीं पता लग चुका है, तो हम लोग नहीं यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए हम लोग इनका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इनकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली बताए थे, कोशिका के आवरण का डिसाइड करता है, आकार का, और कोशिका का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर जाने देता है, और जो अच्छे पदार्थ उसको अंदर आने देता है। अर्धपारगम झिल्ली होती है, कोशिका एक आवरण का काम करता है, एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु में पाया जाता है, ठीक, कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है।
तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु में पाया जाता है, जंतु कोशिका में। अब कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का होता है। चलिए, उसके बाद कोशिका भित्ति आते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ किस सेल में पाया जाता है? पादप सेल में। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप सेल में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? जंतु सेल में। कोशिका भित्ति पादप सेल में। कोशिका झिल्ली का क्या काम है? कोशिका का आकार देना और अवशिष्ट पदार्थ को बाहर जाने देना। और कोशिका भित्ति का क्या काम है? इसका भी वही सेम काम है। इस कोशिका भित्ति का एक और मुख्य काम है कि आकार तो देता है, साथ में मजबूती ही प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य नहीं होती है, वो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर नहीं जाने देती है, वो पौधे को मतलब मजबूती का काम भी करता है कोशिका भित्ति, समझे? तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। अब कोशिका भित्ति में आते हैं। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि एक मोटा कड़ा आवरण का होता है, ये पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में, कोशिका झिल्ली जंतु में। जीव द्रव चलते हैं। जीव द्रव की खोज किसने की थी? डुजार्डी ने खोज की थी और पुरकिंजी ने नाम दिया जीव द्रव जो होता है, जीव द्रव बताए थे आप लोगों को, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलाकर जीव द्रव बनता है। अगर क्वेश्चन पूछा कि जीव द्रव किससे बने होते हैं, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर बने होते हैं। जीव द्रव का खोज किसने किया? डुजार्डी ने। जीव द्रव का नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने। और जीव द्रव बताए थे ये जो है, ये जीव द्रव में आता है, जो जितने भी है ना, ये इसमें जो ये सब अंग हैं, जैसे ये लाइसोसोम हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये केंद्रक हो गया, सेल वाल हो गया, तो इसके बीच में जो होता है जीव द्रव होता है। तो चलिए, जीव द्रव हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या करना है? श्वसन का काम करती है। जिससे हम लोग श्वसन, जैसे जहाँ पर श्वसन भी होगा वहाँ ऊर्जा का उत्पादन होगा ही। आप लोग पढ़े भी होंगे श्वसन तंत्र में, अगर हम लोग श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन जलता है तो एनर्जी मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह एवं श्वसन केंद्र। ऊर्जा गृह इसको कहा, जब श्वसन लेगा तो ऊर्जा गृह तो होगा ही, क्योंकि आप लोगों को पता है जहाँ श्वसन होगा ऑक्सीजन जलेगा तो फिर वहाँ एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन इसका खोज किया था। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टमैन खोज किया था, और पेंडा ने इसका नाम दिया था। इतना जान लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन खोज किया था, पेंडा ने नाम दिया था। आप लोग इसमें क्वेश्चन याद रखना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखिए ऐसा आकार होता है कोशिका में, ये दोनों में होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, और मतलब पादप में कोशिका में भी होता है, और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? श्वसन केंद्र है, श्वसन करता है और ऊर्जा उत्पादन करता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। और राइबोसोम चलते हैं। राइबोसोम खोज करता जी पैलेड। राइबोसोम की खोज करता कौन है? जी पैलेड। अब जो प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम को। जितना भी मतलब प्रोटीन का कार्य है और आरएनए का, जो राइबोसोम में बनता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम इधर ही होता है पूरा। मैं इसका मैप नहीं बना पाया हूँ, बहुत बड़ा मैप इसका हो जाएगा और समझाने में भी टाइम लग जाएगा। तो राइबोसोम के जी पैलेड मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, उसको मैं लेके आया हूँ शॉर्ट लिस्टेड करके। तो चलिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहता है। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डुडोबर की खोज की है, ये खोजा है। ठीक, लाइसोसोम की खोज किसने की है? डुडोबर ने की है, और इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसको आत्महत्या की थैली किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये जो भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ रहता है उसको मारने का काम करता है अपने एंजाइम से, लेकिन कभी कभी इतना एंजाइम बना देता है ना कि अब खुद भी मर जाता है। तो इसीलिए जो अच्छे सेल होते हैं जो उनको ही मार देता है, तो इसीलिए आत्महत्या की थैली को कहा गया है। जो मतलब जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको भी मारता है, साथ साथ अपने अच्छे कोशिकाओं को भी मार देता है ये, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डुडोबर ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की है। कैमिलो गोल्जी खोज करता है कैमिलो गोल्जी। ये श्रवण अंग है,
श्रवण अंग ये भी करता है। और यातायात प्रबंधक है कोशिका का पुलिस मैन इसको बोलते हैं, गोल्जी काय को। कोई भी पदार्थ को आना और बाहर जाना गोल्जी काय का इसमें मेन रोल रहता है। गोल्जी काय ही तय करता है किसको बाहर जाने देना है और किसको अंदर आने देना है। तो गोल्जी काय को ट्रैफिक प्रबंधन बोलते हैं कोशिका का, और कोशिका का यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। श्रवण अंग है, मतलब श्रवण अंग मतलब श्वसन वाला नहीं है, श्रवण मतलब श्रवित करने वाला अंग है। तो जैसे श्रवण किसी का होता है ना, किसी पदार्थ का, तो उसका ये काम करता है, अवशोषण का काम करता है ये श्रवण का काम गोल्जी का। चलिए लवक, लवक सिर्फ पादप में पाए जाते हैं, ठीक, लवक पादप में पाए जाते हैं लवक कोशिका। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक ये पादप में पाए जाते हैं। जैसे हरित लवक, हरित लवक को ही पादप का ऊर्जा गिरी अथी पादप का किचन हाउस कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। जैसे पादप का रसोई घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं हरित लवक को। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक और वर्णी लवक और अवर्णी लवक 3 प्रकार के होते हैं। ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं हरित लवक। हरित लवक होते हैं जो पौधे को रंग देते हैं, जैसे हरा रंग, और हरित लवक सिर्फ हरा रंग ही देता है, और वर्णी लवक जो है से अलग अलग रंग देते हैं, लाल, पीला, हरा। जैसे गाजर का रंग हो गया, जैसे टमाटर का रंग हो गया, तो उसमें वर्णी लवक होते हैं। और अवर्णी लवक होता है जिसका कोई रंग नहीं होता, जैसे ये मिट्टी से अंदर रहते हैं वर्णी लवक, यानी जड़ों में रहते हैं वर्णी लवक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लवक मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो अवर्णी लवक रहते हैं। कौन सा अगर पूछेगा कि पत्ते का हरा रंग, जिसे खाना, जैसे पत्ते का भोजन बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक में होता है। और आपसे पूछेगा कि अलग अलग पीले पत्ते का रंग, तो वर्णी लवक के कारण होते हैं। समझ गए? चलिए लास्ट में आया केंद्रक। आपका केंद्रक का काम क्या है? केंद्रक का पूरे कोशिका के कार्यों का कंट्रोल करना है। जैसे हमारे माइंड है, वैसे ही इसका केंद्रक का ये माइंड है, ठीक। ये जो कोशिका का है, इसका माइंड है कहाँ? ये है केंद्रक, केंद्रक है, ठीक। तो केंद्रक क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। आरएनए डीएनए का संश्लेषण करता है, गुणसूत्र इसी में होता है। ये प्रबंधक का काम करता है, सारे का मैनेजमेंट करता है, पूरे कोशिका के क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारे प्रबंधन कौन करता है? केंद्रक करता है, सेंटर करता है, ठीक। तो चलिए हम लोग इतना तक पढ़ लिए हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट आपको लगता है, अच्छे सेशन को लगता है, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर किसी प्रकार का दिक्कत आता है वॉइस में, चाहे क्लैरिटी में, चाहे कहीं भी कंटेंट में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, तो उसमें मैं सुधार करूँगा। अगर स्पीड अगर ज़्यादा आपको फास्ट लग रही है तो उसमें भी बोलिएगा, मैं स्लो कर दूँगा। और चलिए ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी से क्वेश्चन फंसता है। तो ठीक है, चलिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।